गुड इवनिंग सबको। बेसिकली मैं ऐसे मन में कुछ बता नहीं पाएंगे। आप मुझे क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगी। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कहानी है, मेरे बहुत स्ट्रगल लाइफ, बहुत दिक्कत कहानी है मेरा। हर सिचुएशन को मुझे फेस करना पड़ रहा है। 2003 में स्पोर्ट्स शुरुआत किया था मैंने। 2003 से लेके अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस 10-15 साल के बीच में बहुत दिक्कत लाइफ आया मेरे लाइफ में। और बेसिकली बचपन लाइफ में तो बहुत दिक्कत रहा स्पोर्ट्स खेलने के टाइम में। बेसिकली जब बच्चा 2-3 साल हो जाते इसको मम्मी डैडी पढ़ाई के लिए भेज देते स्कूल को या कोई इंस्टीट्यूट को। लेकिन गांव में आप लोग को पता होगा पहले इतना पढ़ाई के बारे में किसी को ध्यान नहीं दिया जाता था। तो उस टाइम में हमारा तो पुअर फैमिली है, 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी टोटल मिला के 9 मेंबर। उसी फैमिली में अच्छा पढ़ाई करने के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं दी थी मुझे। तो मेरी जो बड़ी दीदी है सरस्वती चंद, वो एक एथलीट है, दो बार पुलिस वर्ल्ड ओलंपिक में मेडल दे चुका है देश के लिए। वो घर का सबसे बड़ी है वो दीदी। थैंक यू। तो पहले गांव में जब वो रनिंग कर रही थी, कभी कभी नदी के किनारे में, कभी रोड के ऊपर, कभी गांव में, क्योंकि आसपास तो कोई ग्राउंड नहीं है। तो उस टाइम में तो लोग देखते रहते थे, लोग और पूछते थे किस लिए भाग रहे तू, तो भागने में तुझे क्या मिलेगा, तो अच्छा होता तो पढ़ाई कर, फ्यूचर में तुझे जॉब वगैरह कुछ मिल जाएगी। लेकिन उस टाइम में रनिंग क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होता है, किसी को मालूम नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में। तो दीदी इतना ही कहा था कि मैं दौड़ रहा हूँ सिर्फ वही जॉब पाने के लिए। आप लोग तो पढ़ाई करके जॉब पा जाएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा पढ़ाई करने के लिए इतना पैसा नहीं है मेरी फैमिली में। तो पता नहीं दीदी ने वही रनिंग कर करके आज पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में इसको जॉब मिला है। तो इसका धारणा वही आया कि मेरे को भी ऐसे भगाएंगे तो मैं भी फ्यूचर में जॉब करूंगी। तो इनका अक्ल सही निकला, जो भावना था इनका। तो मुझे वो दीदी ने बोला कि दीदी तू स्पोर्ट्स कर, रनिंग कर। लेकिन रनिंग क्या होता है मुझे इतना मालूम नहीं था इस टाइम में। तो मुझे कहा था सिर्फ तुझे जहां मन होता है, जहां जाना चाहते हो तो तू रनिंग करके जा, तुझे साइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल मत करना। ऐसे तो पुअर फैमिली, साइकिल भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। वो मेरे लिए सपना था इस टाइम में। अभी तो गाड़ी बहुत है मेरे पास। तो इस टाइम में जब जाते थे कहीं पे भी, हमारा घर से स्कूल मैक्सिमम 3 किलोमीटर है, जाना आना टोटल मिला के 6 किलोमीटर। और हमारा घर के पास जो शॉपिंग मॉल है, जो बाजार बोलते हैं, तो वो भी 2 किलोमीटर है, जाना आना टोटल 4 किलोमीटर। हमेशा कोई कुछ काम पड़ता तो मुझे ही भेज देते हैं घर में कि दीदी जाओ सामान ये लेकर आओ, कभी चावल कभी दाल। क्योंकि हम आजकल तो हम मॉल जाते तो पूरा महीना तक सामान खरीद करके लेके आते हैं, लेकिन गांव में एक एक चीज लाने के लिए हमेशा जाना पड़ता है। आप लोग को पता होगा जो गांव में बिलोंग करते। तो उस टाइम ऐसे ही रनिंग कर रही थी मैंने, लेकिन इतना रनिंग अच्छा हुआ, मेरा इंड्योरेंस परफॉर्मेंस इतना बढ़ गया। दीदी जब मेरा कभी कभी दीदी इस टाइम में भुवनेश्वर स्पोर्ट्स में रुकी थी, तो बीच बीच में आते रहते हैं घर को घूमने के लिए। तो उस टाइम में मुझे आके बोला दीदी तू रनिंग कर रही है, बोले हाँ कर रही हूँ मैं। तो फिर कभी कभी मेरा इंटरव्यू ले रही थी वो, तो जब इंटरव्यू लेती थी तो बहुत अच्छा भागी थी मैंने। तो उस टाइम में इनको अकल आया कि इसको कंटिन्यू स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिलाएंगे तो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो उस टाइम में मुझे बहुत दिक्कत रहा था स्पोर्ट्स टाइम में। नंगे पाँव में मैं कभी नदी के किनारे में, कभी रोड के ऊपर ऐसे भागना पड़ा मुझे, क्योंकि पुअर फैमिली थी, पाँव में पहनने के लिए शू नहीं थी, और ठंडी मौसम में गर्मी पोशाक पहनने के लिए भी वो भी नहीं था मेरे पास में। और मेरे जो पापा का जो इनकम महीना में सिर्फ 100 रुपये होती थी, क्योंकि जो हमारा काम है बुना कर कपड़ा बनाने का काम है, तो हमारा वो खुद का नहीं होता, दूसरे से लेकर आके बना के देना पड़ता है। वो इसका जो मजदूरी होता है, इसको सिर्फ 100 रुपये मिलते थे महीना में। तो 100 रुपये में फैमिली चलाना बहुत दिक्कत था मेरे पापा के लिए। फिर भी कभी मांगा नहीं कि पापा मुझे शू दिला दो, मुझे भागना है। लेकिन खुद के पैसा में भी मेरे याद है 2006 में खुद के पैसा में एक शू खरीद किया। तो वो शू का कॉस्ट था 1.50, 150 रुपया का था। वो पैसा मैं खुद कमाई थी। मैं बचपन में बहुत बहुत क्या बोलते हैं इसको, जो दुष्टाइम करते हैं ना, और नफरत करती थी मैं सबको ऐसे बचपन में बहुत। तो उस टाइम में मेरे मम्मी ने मुझे काम भी लगाए थी, मेरे हमारा जो कपड़ा बनाने का काम है, तो उस काम में मुझे बोला कि तू काम कर ले घर से। शायद उस टाइम में एज मुझे 6 या 7 साल हुई थी इस टाइम में।
तो मैं हमेशा मना कि नहीं, मुझे घर का काम करने का पसंद नहीं है, मैं काम नहीं करूंगी। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है, तू घर का काम नहीं करता, मुझे पर डे मुझे 2 रुपया ला के दे कहाँ से भी। तो 2 रुपया तो मेरे लिए उस टाइम में बहुत बड़ा है। आज का दिन में तो हमारे एक लॉन्च करे तो 5,000 में हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इस टाइम में 2 रुपया कमाना कितना दिक्कत है, कितना मुश्किल है, मुझे पता है। तो मैं क्या कर रहा था ना, हमारे बाजार में जो सामान लेके आते थे, तो जो मार्केट में परिवार जो फ्रूट बना होता है ना, सब्जी, वो लाके मैं बाजार में भेज देती थी। तो उसी में जो पैसा बचता था उसी को मम्मी को फिर दिला देते। मम्मी 5 रुपया देते तो सामान खरीद करने उसमें 1 रुपये 2 रुपये से छुपा के रख के फिर दूसरे सब्जी खरीद करके उसको भेज देते, और इसके पैसा में फिर बचा के फिर मम्मी को दे देते। मम्मी को पता नहीं चलता कि ये पैसा कहाँ से लाते। और लेकिन पूछते कि तू पैसा कहाँ पे लाते। मैंने सिर्फ इतना ही बताया था, तू बोला था पैसा चाहिए तो इसलिए तुझे दे रहा हूँ, लेकिन पूछना मत कहाँ से ला रही हूँ। तो ऐसे करके स्पोर्ट्स किया। 2006 में तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मैं जब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी उस टाइम में हमेशा स्कूल में चैंपियन हो रही थी। मैंने कहीं पे भी रनिंग होता था तो मुझे रनिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगता था, मैं रनिंग पार्टिसिपेट कर रही थी मैंने। तो उस टाइम में इसलिए अच्छा लग रहा था कि स्कूल में हम जीतेंगे तो हमको, आजकल तो ट्रॉफी दिला देते हैं, मेडल दिला देते हैं, लेकिन उस टाइम में ट्रॉफी नहीं देते थे। उस टाइम में हमको खिताब, पेन वगैरह, बैग ऐसे देते थे चैंपियन होने में। तो इसको पाने के लिए मेरा लालच इतना बढ़ गया था और अच्छा भागने लगा मैंने। तो धीरे धीरे ऐसे करके 5 क्लास तक मैं चैंपियन रहा स्कूल में। फिर 2006 में हमारा उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट में मुझे बुलाया गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो मुझे रहना खाना साथ में ट्रेनिंग सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। तो 2006 जुलाई 21 में जाके मैं भुवनेश्वर स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइन किया, इंटरव्यू दिया, सारा इंटरव्यू दिया मैंने। लेकिन सारा जितना भी इंटरव्यू दिया मैंने सबसे पास हो गई थी, लेकिन मेरा हाइट और वेट के वजह कारण से मुझे निकाल दिया गया कि तुझे चांस नहीं मिलेगा। इंचार्ज ने बोला, सर ने बोला। मैंने किस लिए ना, तेरा जो बॉडी वेट हमको 30 kg चाहिए, तेरा बॉडी सिर्फ 21 kg है। और हाइट हमको मैक्सिमम 2 फुट चाहिए, लेकिन तेरा 1.5 है। तो सब दोनों में तुम कमी है, तो इसको पूरा नहीं हुआ तो हम टीम में नहीं रख सकते। तो फिर मैंने बहुत दुखी हो गई भगवान को। उस टाइम में मैंने गाली किया कि आप मुझे इतना छोटी किस लिए बनाई, हाइट नहीं दे रहे, वेट नहीं दे रहे, कहीं भी जाते तो मुझे लोग ऐसे देखते। तो फिर भगवान से दुआ से मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, मेरी दीदी भी रिक्वेस्ट किया सर से कि ठीक है, इसका बॉडी वेट नहीं है, हाइट नहीं है, इसको 2 महीने के लिए चांस दो, इसके थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो आपको लाइफ टाइम के लिए इसको रखो, नहीं तो फिर निकाल दो, हम गाँव ले जाएंगे। तो दीदी ने रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने 2 महीने के लिए मुझे चांस दिया। बोले ठीक है, तुम 2 महीने रखो। फिर 2 महीने में इतना प्रैक्टिस किया, इतना अच्छा किया। पहला नेशनल पार्टिसिपेंट मैंने क्वालिफाई किया, मुंबई में हुआ था 2006 में। मेरा जो 8-10 मेंबर थे, 10 बच्चे लोग थे, इसमें मैं पहली बार नेशनल को क्वालिफाई किया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ 2006 में। तो उससे आज तक मैं कभी फेलोर नहीं हुआ स्पोर्ट्स लाइफ में। बहुत तो दिक्कत रहा लाइफ में, और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लाइफ में फेलोर हुआ 2014, जो हाइपरजम कारण लगा के मुझे निकाल दिया गया था टीम से, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम से जाने से पहले। और सबसे बड़ा ये था मेरे लिए कि खुद को कैसे गर्ल्स बोल के प्रूव करना है, क्योंकि आपको लोग को पता होगा हर स्पोर्ट्स में एक टेस्ट होता है, डोप टेस्ट, लेकिन ये हाइपरजम टेस्ट बाय जेंडर टेस्ट कभी नहीं होता है किसका। जो इसका होता है वो लाइफ टाइम तक बैन कर दिया जाता है, जैसे प्रिंकी प्रमाणी और शांति सुंदर को आप नाम सुना होंगे। तो ऐसे मुझे पता नहीं था, मैं शायद इस टाइम एज मुझे 70+ हुई थी। तो मुझे जब टीम में से निकल दिया गया, मुझे हैरान हो गई सुन के, मुझे टीम से क्यों नहीं ले रहे। तो सारा जो टेस्ट मांगा था मैंने सारा टेस्ट दे चुकी थी मैंने। जब डॉक्टर इस तरह टेस्ट कर रही थी, मैंने बाकी पहले से तो बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन गया मैंने, ज्यादा टेस्ट भी दिया, यूरिन टेस्ट दिया मैंने, लेकिन उस टाइम से थोड़ा दूसरा तरह से मुझे टेस्ट करा गया। ब्लड लिया, सारा बॉडी फिजिकल टेस्ट कराया, बहुत कुछ मेडिकल टेस्ट कराया, MRI वगैरह बहुत कुछ कराया उस टाइम में। तो मुझे मन में बहुत डाउट आया। फिर डॉक्टर को पूछी मैंने कि सर इतना क्यों टेस्ट कर रहा है, एक्चुअली टेस्ट किस लिए करा गया है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि तुझे हाई परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तेरा जो बॉडी का स्पीड बढ़ाने के लिए तुझे क्या क्या फूड सप्लीमेंट चाहिए, इसको दिलाने के लिए हम ये टेस्ट करा रहे हैं। इसमें तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, तू आराम से रहो, तू टीम में भी जाएगी, टेंशन मत ले। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब
टीम जाने से पहले सुबह सुबह उठ के देखा तो न्यूज़पेपर पर ब्रेकिंग न्यूज आया कि दूती का जेंडर टेस्ट हुआ था, वो दूती लड़की नहीं है, वो लड़का है, इसलिए टीम में वो नहीं जा सकता। तो इतना रोया, इतना दुख लगा मुझे, ऐसा लगा कि मैं इस एरिया का मैं इंसान नहीं हूँ, जैसा लगा मैं दूसरे ग्रह का हूँ। तो लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे, लोग मुझे नहीं जान पा रहे कि मैं रियल में क्या है। तो बहुत दुख लगा इस टाइम में, बहुत दिक्कत भी रहा इसमें। कोई भी मुझे मदद नहीं किया था इस टाइम में। जिसको मेरा पेंशन बल थी सबको मैंने फोन लगाई कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, कि मैडम ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। तो हमेशा वही लोग इतना ही कहा कि तू जैसा है ऐसा ही है, तुझे कोई मदद नहीं कर सकते, तू घर वापस चला जा। तो इतना दुख लग रही थी। और मेरे को सबको भी मैंने फोन करके बताया रमेश सर को कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैं टीम में जाना चाहती हूँ, कैसे जाऊंगी। तो सर ने उस टाइम में कौन सा एरिया गर्ल्स गो में थे, सर ने बताया मैं तो इंडिया में नहीं हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। तो जो भी हो, सर ने के हिसाब से जितना मदद करना है क्योंकि वो पहले मुझे मदद किया, मुझे मोटिवेट किया कि दुख करने का कोई बात नहीं, भगवान तेरे साथ है, तुझे आगे बढ़ाएंगे। तो उस टाइम में मुझे घर को वापस भेज दिया गया। घर जब आई तो गांव लोग जो लोग मुझे पहले इतना देख के खुश हो रही थी, इंकरेज कर रही थी, वो लोग मुझे देख के बहुत बुरे नजर में देखी, बहुत बुरा बुरा बात बोलने लगी। और अब जितना सारी सहेली थी मेरी गर्ल्स सहेली, तो फ्रेंड लोग सब मुझे छोड़ के चला गई, और इनका फैमिली लोग भी बुरे नजर में मुझे देखने लगा। मैं पूरा अकेले हो गई इस टाइम में, और किसी को फेस नहीं कर पाई। जब भी मार्केट जाते थे, बाजार जाते थे, सब दुनिया लोग ऐसे देख के बोले तुम दूध चांदे हो ना, तेरे ऐसे केस हुआ ना, बहुत क्वेश्चन पूछते थे इस टाइम में। किसको क्या जवाब दो मुझे समझ नहीं आती थी। फिर भी भगवान से दुआ से हमारे जो जगन्नाथ टेम्पल में इनको प्रेयर किया कि आप मुझे इस तरह बनाया, इस तरह रहने के लिए दुनिया में आपने भेजा, और इसकी बॉडी में क्या क्या कर सकते आप लोग को सिर्फ पता है, तो आप मुझे मदद कीजिए। सिर्फ 2 दिन के बाद पॉइसन मैडम ने मुझे कांटेक्ट किया फोन में कि दूती मैं तुझे मदद करना चाहती हूँ, तो तुझे मिलना चाहती हूँ, मैं आ सकती हूँ तुझे मिलने के लिए। तो इस टाइम में किसी के ऊपर भरोसा नहीं था इसमें मेरे को। फिर भी मैंने इनको बोला ठीक है, आप मिलना चाहते तो आप आ सकते हो मेरे घर को। तो फिर आके मुझे सारा डिटेल्स समझाया कि ऐसा ऐसा रूल है, तो हम मेडिकल करेंगे तो तुम फिर से खेल पाओगे, और इस केस लड़ेंगे तो हम फिर से इस रूल के हिसाब से हम केस लड़ेंगे तो फिर खेलने का चांस है। तो सारा डिटेल से देखा मैंने। तो मेडिकल संस्था में जाऊंगी तो मुझे 1 साल रिकवरी करने के लिए बॉडी को सर्जरी करना पड़ेगा, जहां जहां मिस्टेक है इसको मेडिकल ट्रीटमेंट करना, तो 1 ईयर लगेगा मुझे। तो फिर मुझे बहुत दिक्कत रहा कि 1 साल में ऐसे रेस्ट लूंगी तो बॉडी रिकवरी करने के लिए और प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो मेरा परफॉर्मेंस पूरा डाउन हो जाएगा, तो फिर मैं दोबारा कैसे खेलूं। तो फिर मैडम को बोला कि और दूसरा रूट कुछ है तो बताओ जिसमें मैं इमीडिएटली खेल सकूंगी। तो फिर मैडम ने बताया कि हम केस के रूल के अगेंस्ट में केस अपील करेंगे तो खेलने का थोड़ा चांस है। तो फिर 2014 अगस्त में 28 में मैं केस अपील किया स्विट्जरलैंड में स्पोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन में। जो रूल के अगेंस्ट किया, रूल ऐसा ही था, जिस महिला के अंदर में 3% से ज्यादा पुरुष हार्मोन रहेगा इसको खेलने के लिए चांस नहीं दिया जाएगा। तो मेरा 3% से ज्यादा था। तो फिर मैंने केस अपील किया कि ये जो हार्मोन है वो मेरा नेचुरल है, मैं कोई दवाई वगैरह नहीं लिया, कोई डोपिंग नहीं किया, तो इसमें मुझे कोई गलती नहीं है मेरा। क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी है, सबका बॉडी सेम नहीं था, किसका फैट ज्यादा रहता है, किसका हाइट ज्यादा रहता है, किसका दिमाग ज्यादा रहता है, ऐसा है सब को। हम तो ह्यूमन जब बॉडी सेम नहीं रहता तो हार्मोन किसका सेम कैसे करेंगे। तो फिर मैं केस अपील किया, भगवान से दुआ से केस बहुत अच्छा रहा। 10 टीम मेंबर बनाया था मैंने, 2 वकील, 2 साइंटिस्ट और एडवाइजर, ऐसे मिला के 10। जिम बंटिंग मेरे पर्सनल वकील थी, और कार्लोस, कैटरीना, पॉइसन मैडम, बहुत बड़ा बड़ा आदमी थे। और इस टाइम में सबसे बड़ा ये दिक्कत था कि पैसा कहाँ से लाएंगे। आजकल हम थोड़ा सा कुछ केस अपील कोर्ट को जाएंगे तो हम लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में केस लेना कितना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे करोड़ों रुपया का पैसा चाहिए। क्योंकि जो वकील वगैरह वो भी पैसा लेंगे, जाने आने का फ्लाइट टिकट, हॉस्टल स्टे, तो उस टाइम बहुत दिक्कत था कि पैसा कहाँ से लाएंगे। तो फिर मैंने उस टाइम इतना गम दुखी हो गई थी। फिर हमारे जो जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अभी KIT यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अच्युत सामंत सर जो फाउंडर है, तो इनको मैंने जाके बोला कि सर आपने तो बचपन से मुझे मदद कर रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा मदद करेंगे तो मैं फिर दोबारा ट्रैक को वापस आ पाएंगे। तो सर ने बताया ठीक है तुझे क्या चाहिए बोलो। फिर मैंने सर को बताया कि मुझे कुछ पैसा चाहिए और केस लड़ने के लिए, लेकिन मैडम से कहने हिसाब से मुझे 50 लाख कुछ चाहिए, आप इतना दिला सकते। तो पहले सुन के सर ने थोड़ी टाइम के लिए बैठ गया, फिर बोला 50 लाख मेरे लिए कुछ नहीं, तेरा जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना खुश लगा, तो बोला बहुत अच्छा लगा मुझे इस टाइम में। फिर सर ने बोला ठीक है तू केस लड़, जितना पैसा लगा मैं दिला दूंगी, तू टेंशन मत ले। तो फिर मैं केस लड़ी। फिर धीरे धीरे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब मुझे मदद करने लगी, और सब बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट से भी फोन आए कि द्वितीय हम तुझे हेल्प करेंगे। तो कैंपनिंग भी हुआ मेरे नाम में, फंडिंग भी हुआ, तो बहुत पैसा भी आने लगा धीरे धीरे, और केस भी लड़ी। और केस लड़ने के बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट था 2016-15 में केस लड़ी मैंने। थोड़े दिन के लिए मुझे परमिशन दिया गया, और थोड़े दिन में मैं नेशनल गेम खेला केरला में, उसमें पहले 100 में फास्ट आया और मीट रिकॉर्ड भी बना दिया मैंने। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अभी तक भी वो रिकॉर्ड है, अभी तक कोई नहीं भागा किया मेरे को। और 2006 में रियो ओलंपिक भी था, वो रियो ओलंपिक के लिए भी ट्राई किया मैंने। वो भी 36 ईयर के बाद पहली बार मैं पीटी उषा दीदी के बाद मैंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दिक्कत के साथ साथ भी स्पोर्ट्स भी मेरा बहुत अचीवमेंट, बहुत अच्छा रहा धीरे धीरे भी साथ में। और स्पोर्ट्स में आज तक नेशनल में फर्स्ट टर्नर हुआ भी। 1000 से ज्यादा गोल्ड मेडल है मेरे पास अभी नेशनल लेवल में। और इंटरनेशनल लेवल में आसपास 15 या 20 मेडल है मेरे पास। यूथ एशिया लेवल से लेके अभी तक सीनियर एशिया लेवल, ओलंपिक, बहुत बड़ा बड़ा गेम में खेल चुका मैं, जैसे रियो ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और यूथ गेम्स, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन खेला मैंने। और सबसे बड़ा कंपटीशन था मेरे लिए जाकार्ता का जो एशियन गेम। 16 साल के बाद 2 सिल्वर मेडल जीता मैंने व्यक्तिगत इवेंट में, 100 मीटर 200 मीटर में। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज तक मेरे हिसाब से मेरी एज में ऐसा कोई मेडल जीता नहीं अभी तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी मेरे एज सिर्फ 23+ चल रहा है अभी। ये सिर्फ संभव हुआ मेरी कोच नागपुर रमेश सर के प्रॉपरली गाइड में, और पुलेला गोपीचंद फाउंडेशन सपोर्टिंग, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट, और मेरा फैमिली मोटिवेट नहीं कर रहा था। मेरी फैमिली बुरे वक्त में साथ नहीं देता, आज होता यहाँ पर तक मैं नहीं पहुंच पाती। तो जैसे भी हो भगवान मेरे साथ हमेशा रहते रहे, और हमेशा मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ दिलाते हैं और कुछ ना कुछ ले जाते हैं। आप लोगों को ये पता होगा स्पोर्ट्स लाइफ में हम जब मेडल जीते तो बहुत लोग हमको इंकरेज करते हैं, लेकिन जब बुरे वक्त आते कोई साथ नहीं देते। कोई जैसे देखते हैं हाँ ऐसे ऐसे है, इसको छोड़ो, दूसरा एथलीट आ जाएंगे, ऐसे मन में सोचते हैं। लेकिन उस टाइम में मुझे कितना दिक्कत रहा सिर्फ मुझे ही पता है मेरी लाइफ में। और एक छोटा सा याद है मुझे, 2010 में मैं फोर्थ हॉस्टल में थी। एक फ्रेंड के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, इतना बड़ा झगड़ा हुआ, मैंने इसको मारा, वो भी मुझे मारा। लेकिन वो क्या किया ना, एक लेटर में मेरे ऊपर एलिगेशन लगा के इंचार्ज को दे दिया कि द्युति मेरे साथ मिसबिहेव किया, मुझे बहुत अटैक किया, ऐसे लिख के दे दिया। तो इसलिए वो मुझे हॉस्टल से निकाल दिया सर ने, मुझे और हम दोनों को निकाल दिया। तो उस टाइम में मेरा बोर्ड एग्जाम था 10 क्लास का। तो उस टाइम में बहुत हैरान हो गई मैंने कि इस तरह स्पोर्ट्स कंपटीशन भी आ रही है और एग्जाम भी आ रही है। हमारा घर से सिटी 100 किलोमीटर दूरी है, तो मैं कहाँ रुकूंगी, कहाँ एग्जाम दूंगी, तो बहुत टेंशन हुई थी इस टाइम में। और घर को जब भी वापस लौट के गया मैंने, घर में भी बहुत गालियां पड़ा मेरे ऊपर, बहुत दीदी ने भी मुझे बहुत मारा कि तेरा हरकत के लिए तू आज तेरा लाइफ को छोड़ाया तूने, कैसे पढ़ाई करोगी, कहाँ खेलोगी, कैसे फ्यूचर तेरा बनाओगी। तो उस टाइम में बहुत दिक्कत रहा, बहुत दुखी भी हो गया मैंने, मन में बहुत रोया मैंने। फिर मैंने अकेला संघर्ष किया। मेरे दीदी ने भी बता दिया कि तू जब तक तेरा लाइफ तू खुद नहीं बनाओ तो मैं 1 रुपया भी तुझे नहीं दूंगी। तो उस टाइम में मेरी फैमिली में मुझे कोई भी 1 रुपया भी नहीं दिया, कोई मदद की नहीं किया। मेरी मम्मी को जाके पूछा, मम्मी तू तो मेरी मम्मी है, तू मुझे पैदा किया है, कोई तो मुझे मदद नहीं कर रहे, आप तो मुझे कुछ मदद करो। तो मम्मी ने बोला कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है तुझे मदद करने के लिए। कहीं कोई सिटी को जाने के लिए हमेशा बस में मुझे 30 रुपीज लगता है, जाने और आने मिला के 60 रुपीज, तो इतना नहीं होता है। तो फिर मेरी मम्मी के पास जो गहना था गोल्ड का, इसको छुपा के दूसरी को दिया कि कुछ पैसा दिला दो, जब पैसा आएगा तो फिर मैं मेरा गोल्ड ले लूंगी। तो मैं मम्मी को इतना बता कि मम्मी तू मुझे पैसा दे, जब मेरा फ्यूचर बनेगी, फ्यूचर में तुझे सारी गोल्ड तुझे लौटा दूंगी। तो उस टाइम में तो मम्मी ने मुझे दिया पैसा, लेकिन आज मेरी मम्मी को मैं सारा गोल्ड चुका दिया मैंने मतलब मैं हिंदी में इतना बता नहीं पा रही क्योंकि मेरा मदर टंग उड़िया है, इसलिए उड़िया में होता तो मैं अच्छा से समझा देते आपको, लेकिन हिंदी में नहीं समझा पा रही हूँ। तो मेरी मम्मी को जो जो जरूरत था, जो जो मेरे लिए खोया था मेरी मम्मी ने, इसको सारा चीज मैंने दिला दिया। आपने देखे होंगे नेट में और यूट्यूब में लगाओगे तो मेरी मम्मी डैडी का सारा तस्वीर आपको दिखाई देंगे और हमारा फैमिली स्टोरी भी आपको दिखाई देंगे। तो उस टाइम में भी दिक्कत था मेरे लिए,
और मेरे लिए ट्रेनिंग भी इस टाइम में बहुत दिक्कत था कि घर के पास तो ग्राउंड नहीं है। हम जब कंपटीशन जाते तो स्पाइक वर्कआउट करना पड़ता है, स्पाइक वर्कआउट नहीं करेंगे तो फिर स्पिन अच्छा नहीं बढ़ता। घर के पास में भी ग्राउंड नहीं है तो कैसे करेंगे। फिर मैं क्या ना, जो कोच पहले मुझे ट्रेनिंग दे रही थी भुवनेश्वर में, इनको फोन करके मैं पूछा कि सर मैं ट्रैक वर्कआउट कैसे करेंगे। सर ने बोला तू यहाँ आएगी तो ट्रैक वर्कआउट करेंगे, एक ही सिंथेटिक ट्रैक है वो भुवनेश्वर में। हमारे घर के आसपास में कोई ट्रैक, मिट्टी का भी ट्रैक में नहीं है। भागना है सिर्फ रोड के ऊपर भागो, नहीं तो बालू के ऊपर, नदी के किनारे के ऊपर भागो। तो फिर मैं क्या किया ना, मैं सर को पूछा कि सर मैं हफ्ते में 3 बार ट्रैक वर्कआउट करने के लिए मैं भुवनेश्वर आऊंगी। तो मैं, सर ने बोला ठीक है तुम 3 दिन के लिए आ जाओ हफ्ते में। तो भुवनेश्वर जाऊंगी, यहाँ पे तो कोई सहेलियां नहीं है, कोई पेंशन बल नहीं, कहाँ पे रुकूंगी, कैसे ट्रेनिंग करोगे। तो फिर मन में आया कि कहाँ का ठहरेंगे तो मुझे चार्जेस नहीं लगेगा, कहीं होटल के लिए तो पैसा नहीं है मेरे पास। तो फिर मन में आया 3 जगह में रहेंगे तो मुझे पैसा नहीं लगेगा, एक रेलवे स्टेशन में, और नहीं तो रात में कोई शॉपिंग मॉल में या कोई एटीएम में। आपको पता होगा 3 जगह में हम रहेंगे तो हमको पैसा नहीं लगेगा। तो उस टाइम में बहुत दुखी थी, मैंने मन में संघर्ष का लाइफ है। तो फिर सुबह का ट्रैक वर्कआउट होगा तो शाम को बस पकड़ के आ गया मैंने भुवनेश्वर को। रात भर मैं रेलवे स्टेशन में रहा, सुबह सुबह जाकर ट्रेनिंग पहुंच गया। सर ने बोला इतना जल्दी तू कैसे आ गई, तुम्हारा घर तो बहुत दूरी है, तो आने की तो 2 घंटा लगेगा, तू इतना जल्दी कैसे पहुंच गई 5 बजे। तो मैंने बोला सर मैं रात भर रुकी थी इधर ट्रेनिंग के लिए, इसलिए मैंने जल्दी पहुंच गई। तो सर बोला कहाँ रुकी थी, मैंने नहीं मेरा फ्रेंड के घर में रुकी थी। सर को नहीं पता कि मैं रेलवे स्टेशन में थी मैं करके। तो उस टाइम इतना दिक्कत था, फिर भी ट्रेनिंग करके 2011 में पटियाला लुधियाना में हुआ स्कूल नेशनल स्पोर्ट्स। इसमें 100, 200, 400 में भाग लिया था मैंने, और तीनों में फर्स्ट हुआ और तीनों के रिकॉर्ड बना के चैंपियन हो गए मैंने। इतना स्ट्रगल करके मेरा अचीवमेंट हुआ था। तो बहुत दिक्कत है लाइफ में, बहुत भी सफल किया मैंने। और मेरा जो बचपन का थोड़ा सा छोटा सा कॉमेडी है, मैं जब भी मेला जाते तो खेलने देखने के लिए मैं पहले कार खरीद कर देते खेलने का। तो मुझे कार का बहुत शौक है। तो मम्मी ऐसे ही जब भी जाते थे मम्मी बोलाते थोड़ा कुछ खा लो, मैं बोले नहीं मुझे कार चाहिए, मुझे कार दिला दो नहीं तो नहीं खाऊंगी। तो मम्मी ने ऐसे ऐसे बोला कि जब तक तू ऐसे कार लेना का कोशिश करे, तो जब तक रियल लाइफ कार लेना चाहते हो तो खेलने का कार शौक बंद कर। तो फिर मैंने कोशिश किया, इस दिन से जब तक मैं रियल का कार खरीद नहीं करूँ तब तक मैं कार खेलने का कार नहीं खरीद करूंगी। तो जब से मुझे प्राइज मनी आने लगा तब से मैं कार खरीद करने लगा। अभी तक 15 कार खरीद कर दिया मैंने। और सबसे कॉस्टली कार अभी मैंने रिसेंटली दिसंबर में खरीदी किया BMW कार। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था, भगवान से आशीर्वाद से अभी तक मेरा कोई सपना फेलियर नहीं हुआ। सब मैंने खुद के मेहनत के वजह अचीव किया। मम्मी का जितना गहना था इसको भी लौटा दिया, मेरी फैमिली के लिए एक 3 फ्लोर का बिल्डिंग भी बना दिया, और मेरा खुद का शौक के लिए मेरा जो कार का सपना था वो कार भी खरीद कर दिया। अभी मेरा सिर्फ एक ही सपना है, ये सपना मेरा नहीं है, सिर्फ आप लोग का सपना है, देश के लिए मेडल लेना है ओलंपिक में। तो वही सपना को पाने के लिए मैं दिन भर रात भर मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरा मेहनत सही निकलेगा, और आप लोग का दुआ रहेगा मेरे साथ, एक दिन ना एक दिन देश के लिए ओलंपिक मेडल आएगा। धन्यवाद सर, नमस्कार।